Hello everyone, Class 8 History Chapter 3 Ruling the Countryside. The company becomes the Diwan. बैटल ऑफ पलासी बॉक्सर के बाद इंडियन हिस्ट्री का मेन चेंज हुआ. बहुत चेंज हुआ, जैसे पॉलिटिकली पपेट नवाब्स बनने लगे थे. अब ब्रिटिशर गवर्नमेंट गांव में भी रूल करेगी. बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स. बैटल ऑफ बॉक्सर में शाह आलम टू को भी इंक्लूड किया था जीतने के लिए, और रॉबर्ट क्लाइव ने भी दीवानी राइट्स मुगल से इसी वजह से ली थी, और मुगल्स रूलर ने ही टैक्स कलेक्ट करने की राइट दीवानी राइट्स दी थी ब्रिटिशर को. अब ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी का इम्पैक्ट रहेगा पूरी सोसाइटी में. ज्यादा इम्पैक्ट किसान पे रहेगा, क्योंकि अब दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई है. मुगल्स रूलर को लोग बहुत मानते थे, भले ही पावर नहीं थी पर रेस्पेक्ट थी. ओके, रॉबर्ट क्लाइव accepting the Diwan of Bengal, Bihar and Orissa from the Mughal ruler in 1765. The company becomes the Diwan. 1. On 12 August 1765, the Mughal Empire appointed the East India Company as the Diwan of Bengal, Bihar, Orissa. इससे वो लोग टैक्स कलेक्ट करने की राइट्स मिल गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है, तो अब मुगल्स एम्पायर से दीवानी राइट्स ले ली जो टैक्स कलेक्ट करेगा. बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे, शाह आलम टू को हराया था नवाब ऑफ बंगाल, ठीक. और तो ब्रिटिशर ने इनसे ट्रीटी साइन करवाई और मुगल से बोला हमें दीवानी राइट्स दे दो, ठीक. नाउ कंपनी बिकम चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड एंड ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी जो पेइंग और सेलिंग में ही इंटरेस्टेड थी. कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, बाइंग सेलिंग, रेवेन्यू रिसोर्स और प्रॉफिट. चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर के बाद, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के बाद सबसे ज्यादा फोकस ब्रिटिशर ने प्रॉफिट में किया. दीवानी राइट्स भी मुगल से इसलिए ली थी ताकि ब्रिटिशर्स और प्रॉफिट कमा पाए. आर्मी मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है. द कंपनी बिकम द दीवान, तो एलियन पावर. पहले गांव में, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, गांव में पहले जिसने रूल किया था जमींदार हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, इटीसी. एक्सपीरियंस लर्न्ड बाय कंपनी. ब्रिटिशर को समझ आ गया था कि लोकल रूलर्स लोगों से मिलकर रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे. रेवेन्यू फॉर द कंपनी. दीवान राइट्स ट्रेडर. अब ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स है, तो कंपनी सोचती है रेवेन्यू इनकम बहुत कैसे इंक्रीज करे, बहुत सारा पैसा कमाए. कंपनी ये भी बोलती है हम तो भाई ट्रेडर है. फिर आकर के दीवानी राइट्स भी ले लिया, टैक्स कलेक्ट करने लगे, इनकी राइट मिल गई. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान नहीं देती थी रोड अच्छे से बन रहे हैं या नहीं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, इटीसी. कंपनी को बस पैसा कमाना था, इसलिए देश की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी. गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी. फिर यही इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा. पहले ब्रिटिशर इंग्लैंड से पैसा लाते थे, ब्रिटेन से,
गोल्ड सिल्वर को इंडियन को दे करके मसाला हुआ, गुड्स हो गया, ये सब ले जाया करते थे। प्रॉपर ट्रेड रिलेशन है यहाँ पर। अब जब ब्रिटिशर को दीवानी राइट्स मिल गई है तो इंडिया से डबल गुड्स जाने लगे हैं। पहले ब्रिटिशर गुड्स लेकर के बदले में गोल्ड सिल्वर तो देते थे, लेकिन अब वो गोल्ड सिल्वर नहीं देते हैं। ब्रिटिशर हमारे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वही मनी से गुड्स को खरीद लेते हैं। गुड्स जा रहा है पर पैसा नहीं आ रहा है। अब तो अथॉरिटी मिल गई है। ये सब इम्पैक्ट हमें बहुत बुरी तरह से बंगाल में देखने को मिला। बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ था बंगाल इकोनॉमिक में। इम्पैक्ट पड़ा आर्टिस्ट को, किसान को। फैमिन ऑफ 1770। बंगाल से गुड्स तो जा रहा है, ब्रिटिशर क्लोथ्स खरीद रहे हैं और ब्रिटेन में सेल करेंगे। पैसा ब्रिटेन इंग्लैंड से लेकर नहीं आ रहे, पैसा कमा रहे इंडिया से ही टैक्स के द्वारा कलेक्ट करते हैं, किसान से लेते हैं और गुड्स लेकर के चले जाते हैं। आर्टिजन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किसान को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फेमाइन ऑफ 1770 को फिर बहुत सारे आर्टिसन ने बोल दिया हम तो नहीं बना रहे क्लोथ्स, हम इंडियन जो क्लोथ्स बनाते हैं उनकी डिमांड भी बहुत रहती थी। कुछ किसान विलेज छोड़ के जाने लगे, किसान पे हाई टैक्स लगना शुरू हो गया। फेमाइन ऑफ 1770 ऑकर्ड हुआ बंगाल में। ये फेमाइन ऑफ 1770 हुआ 1770। बंगाल में डेवलप्ड हुआ खाने की कमी वाला सिचुएशन। लोग खाना नहीं मिलने की वजह से मर रहे थे। 1 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। फेमाइन ऑफ 1770 में उस समय बंगाल की पॉपुलेशन थी 13 मिलियन। नेक्स्ट, द नीड्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, कंपनीज रेवेन्यू। अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे। ब्रिटिशर ने सोचा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, इन्वेस्टमेंट करना है लैंड में। फिर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। व्हाट, व्हाई, हाउ? परमानेंट सेटलमेंट। चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। परमानेंट सेटलमेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स, राजास एंड तालुकदार्स को बना दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अब ब्रिटिशर ने टैक्स रेंट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदार्स को दे दी। जमींदार को किसान से टैक्स कलेक्ट करना होगा, फिर जमींदार कंपनी को टैक्स रेवेन्यू दे देगी। रेवेन्यू टैक्स का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा परमानेंटली। वाई? कंपनी ने कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया कि मुझे इतना ही पैसा टैक्स रेवेन्यू जो बोल लो चाहिए, ठीक है। अब जमींदार के ऊपर है वो कितना टैक्स रेवेन्यू लेंगे किसानों से। बस कंपनी ने जितना अमाउंट बोला है उतना अमाउंट चाहिए जमींदार से कंपनी को। अब जमींदार ही लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट करेगा। कंपनी ने सोचा कंपनी को फिक्स अमाउंट में रेवेन्यू तो मिलते रहेगा, लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होगा तो सबका फायदा होगा, रेवेन्यू फिक्स मिलेगा कंपनी को, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो जमींदार वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स वाले से एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करने में लगा देगा। फिर द प्रॉब्लम इन परमानेंट सेटलमेंट। प्रॉब्लम 1, कंपनी ने देने वाला रेवेन्यू हाई फिक्स कर दिया था। जमींदार इतना हाई रेवेन्यू जो फिक्स किया था उतना पैसा कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे, तो क्या देंगे, तो बहुत सारे लोगों को जमींदारी छोड़नी पड़ी। 2, सिचुएशन चेंज हो गई। अब एग्रीकल्चर में प्रॉफिट हुआ, ऑटोमेटिकली जमींदार की इनकम में भी इंक्रीज हुआ, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा था, बट नो गेन फॉर कंपनी। 3,
अब जमींदार लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि अगर पैसा लैंड इम्प्रूव में लगाएंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो जमींदार अगर फिक्स रेवेन्यू अमाउंट कंपनी को नहीं देंगे तो कंपनी जमींदारी से निकाल देगी जमींदार को। तो जमींदार ने सोचा जैसे चल रहा है चलने दो। जमींदार के मन में भी लालच आ गया था। 4. द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, हाई रेंट, प्रॉब्लम ड्यू टू मनी लेंडर्स, राइट ऑन लैंड वॉज इनसिक्योर। अपने ही लैंड में असुरक्षित फील करने लगे। ए न्यू सिस्टम आया फिर, परमानेंट सेटलमेंट, नीड फॉर चेंज। कंपनी को और मनी चाहिए था अपने ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, तो महलवारी सिस्टम किया इंट्रोड्यूस। इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, एच मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज महलवारी सिस्टम। 1822 एक्सप्लेन ए न्यू सिस्टम महलवारी सिस्टम। तो एच मैकेंजी सेड विलेज एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। कितना किसान के पास कितना लैंड है, सब लैंड को ऐड कर देंगे, फिर रेवेन्यू जोड़ा जाएगा। एक विलेज, महलवारी, विलेज को महलवारी बोला गया है, तो एक विलेज के बिहाफ से पैसा दिया जाएगा। कौन सा विलेज? महल, विलेज को महल बोलेंगे। तो विलेज से कितना पैसा मिलेगा, इसलिए महलवारी नाम पड़ा है, क्योंकि विलेज को महल बोला गया है। तो विलेज से कितना पैसा मिलेगा? ब्रिटिशर ने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया। अब कलेक्टर्स विलेज टू विलेज आए और देखे कि लैंड कैसा है, लैंड को मेजर किया, कितना प्रोडक्शन होता है, एंड अलग अलग लोग जो वहां रहते हैं उनकी कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप को जोड़ा। कलेक्टर्स ने सब इंस्पेक्शन कर दिया। तब कलेक्टर्स ने बोला हाँ इतना इतना अमाउंट ये विलेज देगा। अब ब्रिटिशर ने बोला ये महलवारी सिस्टम में हम जो पहले जो रेवेन्यू फिक्स करते थे ना परमानेंट सेटलमेंट में, अब वैसा नहीं करेंगे। अब हम महलवारी सिस्टम में रेवेन्यू का अमाउंट बोलेंगे कि इतना चाहिए, पर टाइम के साथ हम चेंज भी करते रहेंगे, परमानेंटली फिक्स नहीं करेंगे ये बात। विलेज हेडमैन सब टैक्स कलेक्ट करके देन विलेज हेडमैन कंपनी को पे कर देते थे, जमींदार्स को नहीं। ये सिस्टम हुआ महलवारी सेटलमेंट। द मनरो सिस्टम, ब्रिटिशर ने साउथ की किंगडम को हराया था, फिर टीपू सुल्तान को हराने के बाद ब्रिटिशर के पास टेरिटरी चली गई। अब तो दीवानी राइट्स भी मिल गई है। बंगाल लगाना महलवारी सिस्टम, और साउथ में हेडमैन जमींदार को ढूंढना शुरू कर दिया और सोचा परमानेंट या महलवारी सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदारी चला आ रहा था, साउथ इंडिया में नहीं था। यही वजह से रोयटवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। साउथ में हेडमैन जमींदार को ढूंढना शुरू कर दिया और सोचा परमानेंट या महलवारी सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर साउथ इंडिया में तो ट्रेडिशनल जमींदार चले आ रहे थे, साउथ इंडिया में नहीं थे। बोला गया है नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार चले आ रहे थे, नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार चले आ रहे थे, साउथ इंडिया में नहीं थे। यही वजह से रोयटवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। मुनरो सिस्टम छोटे स्केल में 2 ब्रिटिश ऑफिसर थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, जो टीपू सुल्तान से टेरिटरी ली। मद्रास पूरे
टेरिटरीज को जीत लेंगे तो पूरे मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस में रोएटवारी सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। टैक्स को इसको हम मुनरो सिस्टम बोलेंगे। साउथ इंडिया में मुनरो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, रोएटवारी सिस्टम, क्योंकि साउथ में रायट का मीन्स कल्टीवेटर होता था। ये सिस्टम में डायरेक्टली कल्टीवेटर से टैक्स लिया जा रहा था, बीच में जो जमींदार उन्हें हटा दिया गया। डायरेक्टली कल्टीवेटर से टैक्स ले रहे हैं, इसलिए इसको रोएटवारी सिस्टम कहा गया है। एक डायरेक्ट सेटलमेंट बनाना था रॉयल के साथ में और वी कॉल इट रोएटवारी सिस्टम। फील्ड को केयरफुली सेपरेटली सर्वे किया गया रेवेन्यू असेसमेंट से पहले। मुनरो ने सोचा ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंट फिगर प्रोटेक्टिंग द रॉयल अंडर देयर चार्ज। रॉयल टैक्स लेके देते थे कॉलोनियल ऑफिसर्स को। नेक्स्ट, ऑल वाज नॉट वेल। परमानेंट सेटलमेंट में लिमिटेशन, महलवारी सेटलमेंट में टैक्स हाई चार्ज, रॉयल्टवारी सेटलमेंट में टैक्स 55% हाई चार्ज किया जाता था। अगर फसल खराब भी हो जाए फिर भी टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी बस रेवेन्यू मिल जाए और बढ़ते जाए हर बार, और कुछ मतलब नहीं था लैंड इम्प्रूवमेंट में, प्रोडक्टिविटी, ये सब से कुछ भी मतलब नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही सब के कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। किसान से हाई रेवेन्यू का डिमांड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रॉब्लम यही थी कि किसान पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू। रॉयल्स जगह छोड़ के चले जा रहे थे, खेती करना छोड़ दिया। विलेज पूरा खाली हो गया था क्योंकि विलेजर्स विलेज छोड़ के जा रहे थे। नई रेवेन्यू सेटलमेंट जब लाई ब्रिटिशर ने, तो ऑफिसर ने फ्यूचर को सोचा कि ये सब सेटलमेंट लाए हैं तो लैंड इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमें ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा और बहुत पैसा आएगा फार्मर के पास। उनके पास तो किसान का और पुअर हालत हो गया। हम लोगों ने पढ़ा ही है किसान को कितना सफर करना पड़ा। नेक्स्ट, क्रॉप्स फॉर यूरोप। रूलिंग द कंट्री साइड मतलब गांव वाले एरिया को भी रूल करना। रूलिंग द कंट्री साइड, दो चीज अट्रैक्ट करती है, एक हो गया रेवेन्यू और एक हो गया क्रॉप। विलेज से पैसा मिला एंड क्रॉप भी मिला और हम टॉर्चर भी हुए। दो चीज हो गया, रेवेन्यू हो गया और एक हो गया क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स। गांव से ब्रिटिशर ने क्रॉप्स लिया और यूरोप ले गए, क्योंकि यूरोप में क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते थे। हमारे पास बड़ा लैंड था तो हमारे यहाँ से ले जाते थे क्रॉप्स अपने इंग्लैंड और दूसरे देश में सेल करते थे। इसलिए कंपनी फोकस करने लगी ओपियम एंड इंडिगो, ब्लू नील ग्रो करवाने लगे। अच्छे से ये दो क्रॉप ग्रो करो, हम यूरोप ले जाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट है। तो एक ओपियम हो गया जो नशा के लिए यूज किया जाता है, ऐसा टाइप का प्रोडक्ट, और इंडिगो तो जानते हैं नील कलर। तो मिड 19th सेंचुरी आते आते पहला प्यार से किसान को बोला ओपियम और इंडिगो ग्रो करने के लिए। अब फोर्स करते थे कि जो बोल रहे वही क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा। ब्रिटिशर ने बोला जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, सुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and पंजाब राइस in मद्रास। यूरोप में जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी ये सारे क्रॉप्स वहीं जाते थे। हम लोगों का इंडिया के लिए अच्छा समय नहीं था। नेक्स्ट, डस कलर हैव ए हिस्ट्री। डस कलर हैव ए हिस्ट्री। तो कालमकरी प्रिंट और मॉरिस कॉटन प्रिंट, कालमकरी प्रिंट, मॉरिस कॉटन प्रिंट, ये ठीक है।
created by weavers of Andhra Pradesh. A Morris cotton print, late 19th century England. Floral cotton print designed and produced by William Morris, ब्रिटिश थे. कॉमन ब्लू कलर है, इंडिगो से आता है. इंडिगो क्रॉप है, ब्लू कलर इंडिगो से मिलता है. कैसे? ब्रिटिश को इंडिगो चाहिए था कपड़े में कलर डालने के लिए, और ये हमारे इंडिया में ग्रो करवाएंगे. बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड में थी. ब्रिटिश पीरियड में इंडिगो प्रोडक्ट हुआ, इंडिया में प्रोड्यूस हुआ. फिर ब्लू dye used in the Morris print is likely to be produced in the India. इसके पहले वाला पेज में ऐसा लग रहा था कि जो मॉरिस प्रिंट्स है वो ब्लू डाई, ये वाला तो ऐसा लग रहा था ये प्रिंट जो ब्लू डाई से किया गया है, जो प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में. इंडिया में सबसे बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो. इंडिया सबसे बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो की वर्ल्ड में वो टाइम में. नेक्स्ट, व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? क्वेश्चन मार्क. ए ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया में ही वो क्लाइमेट कंडीशन था जिसमें हम इंडिगो को ग्रो कर सकते हैं. इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स. सिंस पास्ट जो इंडिया में इंडिगो ग्रो होते थे वो पूरे इंडिया में यूज होते थे. इंडिगो यूज डिमांड, यूज प्राइस, वोट यूरोप में अवेलेबल थे क्योंकि ये टेम्पलेट रीजन में ग्रो होता है और इंडिगो टेम्पलेट रीजन में ज्यादा अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है. वोट कल्टीवेटर को डर बन गया, अगर यूरोप में इंडिगो आ जाएगा तो वोट वाले का बिजनेस तो बर्बाद हो जाएगा. इंडिगो की ज्यादा डिमांड थी. वोट प्रोड्यूसर कल्टीवेटर ने बोला इंडिगो को यूरोप में आना नहीं देना है. अगर इंडिगो यूरोप में आ जाएगा तो वो लोग को वोट प्रोडक्ट ही कौन खरीदेगा. मतलब ये है यूरोप में अगर इंडिगो नहीं आएगा तो लोग तो वोट के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे. कंपटीशन के कारण वो डरे हुए थे और वो गवर्नमेंट से बोलते हैं आप टैक्स लगाओ और यूरोप में आने मत दो इंडिगो को. क्लोथ डायर, इंडिगो चाहिए. वोट जो एक डल कलर का डाई होता था और उसका रंग उतना ब्राइट नहीं होता था इंडिगो के मुकाबले. ठीक है. इंडस्ट्रियल यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को बोला वोट ज्यादा अच्छा नहीं है, हमें इंडिगो चाहिए. इंडस्ट्रियल यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर जो थे वो बोला वोट उतना अच्छा नहीं है, इंडिगो चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट कलर है इसलिए. अब जो इंपोर्ट ऑफ इंडिगो पे बंद लगा दिया गया था वो बंद खोल दिया. यूरोप में इंडिगो इजीली यूज कर सकते हैं कपड़े डाई करने के लिए. व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? क्वेश्चन मार्क. तो राइस इन द इंडिगो प्लांटेशन इन वेराइसन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाय द इन ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो का डिमांड बढ़ गया क्योंकि अच्छा क्वालिटी का था. सारे इंडिगो जो हो रहे थे ब्रिटेन पूरे ले जा रहे थे. सारे इंडिगो जो हो रहा था वो ब्रिटेन लेके जा रहा था. और कॉटन प्रोड्यूसर जो हो रहा था और कॉटन प्रोडक्शन से कपड़े बनते थे, उस कपड़े को कलर देना है तो इंडिगो का यूज होता था. ये सब इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन में हो रहा था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में हो रहा था. क्लोथ डाइंग बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा था. इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन बहुत पैसा कमा रही थी, इसकी वजह से लालच और बढ़ गया. सप्लायर्स अलग अलग पार्ट में थी जैसे वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स. यहां से भी इंडिगो एक्सपोर्ट किया जाता था. अमेरिका ने फ्रीडम के बाद बोला हम ब्रिटिश को इंडिगो नहीं पहुंचाएंगे. वेस्ट इंडीज जो थे उसने भी मना कर दिया. फिर 1783 एंड 1789 तक इंडिगो की खेती स्लोली लोगों ने
कम ग्रो करना चालू कर दिया। इंडिगो का डिसएडवांटेज ये भी था कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। क्लोथ डायर ब्रिटेन अब न्यू सोर्स ढूंढने लगे इंडिगो सप्लायर का, क्योंकि वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज तो देना मना कर दिया, तो ब्रिटेन क्लोथ डायर्स का न्यू सोर्स ढूंढने लगे। इंडिगो डिमांड्स उसकी इंडिया में पूरी हुई, जो ढूंढ रहे थे वो डिमांड इंडिया में पूरी हुई, क्योंकि इन लोगों ने इंडिया में कॉलोनियल बनाकर देखा है और देखा है कि सही रहेगा अगर हम लोग इंडिया जाएंगे, ऐसा सोच के फिर इंडिया से हम लोग इंडिगो ले सकेंगे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटिश लोग इंडिया चले गए, ठीक है, कंपनी इंडिया, और ढूंढने लगे कि कैसे भी करके इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। बहुत तेजी से इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ा, तेजी से बहुत सारे इंडिगो ट्रेड के वजह से लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन को पता चल चुका था अब इंडिगो हमें इंडिया से ही मिलेगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नहीं मिलेगा। इंडिगो ट्रेड इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। बहुत सारे इंग्लिशमैन, स्कॉटमैन, वो लोग अपना ब्रिटेन छोड़ करके इंडिया आ गए, यहाँ के रॉयल से खेती करवाई। प्रॉफिट बहुत है, पैसा बहुत है, इसलिए आके प्लांटर्स बन गए। बाय द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो की कल्टीवेशन बंगाल में एक्सपेंडेड हुई। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain from India. 30% इंडिगो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन को इंडिया से। फिर बाय 1810 ब्रिटेन जितना भी इम्पोर्ट करती थी इंडिगो, उसमें इंडिया का शेयर अब 95% हो गया था। क्रेडिट फ्लोरिस्ट हुआ, कल्टीवेटर को पैसा देना चालू कर दिया, कल्टीवेटर को पैसा देना चालू कर दिया। फार्मर्स जो हमारे किसान, उसे टेम्पोररी अमाउंट जो मिला, उसकी वजह से फार्मर्स जो क्रॉप ग्रो कर रहे थे वो छोड़ करके अब इंडिगो ग्रो करने लगे। मतलब टेम्पोररी पैसा दे दिया और जो फार्मर पहले जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वो छोड़ के अब इंडिगो ग्रो करने लगे, क्योंकि एडवांस ही पैसा मिल गया ऐसा सोच के। तो बंगाल में एक्सपेंड हुआ क्या, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक। हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? देयर वेर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नीज और रोएट्स, ठीक है। नीज, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, और रोयल्ट में हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है कि आपको मेरे लिए इंडिगो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर दिया कि आपको मेरे लिए इंडिगो प्रोड्यूस करना होगा, मैं आपको बदले में मनी दूंगा, पैसा आपका हो जाएगा और पूरा क्रॉप्स मेरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझते। हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? देयर वेर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, 1, 2, ठीक। अब इसमें द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ठीक। लैंड परचेस करते थे ये रेंट पे, लैंड परचेस करते थे ये रेंट पे लेते थे बिग जमींदार से, ठीक। हायर्ड करते थे लेबर्स, ठीक है, हायर करते थे। स्टार्ट से एंड प्रोसेस करे ब्रिटेन नहीं भेज देते तब तक हायर्ड जो लेबर थे उन लोगों को काम करना पड़ता था। प्रोड्यूसर थ्रो डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर प्रॉब्लम, मतलब लेबर को हायर करते थे ये बोल के कि जब तक स्टार्टिंग से एंडिंग तक का प्रोसेस तक तुम काम करोगे, मतलब इंडिगो ग्रो करके ब्रिटेन तक जो पहुंचाने तक का प्रोसेस
है ना, वहां तक, मतलब एंडिंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम्स है ये। क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब इसमें देखते हैं। इसमें बोला है हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है कि आपको मेरे लिए इंडिगो प्रोड्यूस करके देना है। मैं आपको बदले में मनी दूंगा, पैसे आपका हो जाएगा और पूरा क्रॉस मेरा हो जाएगा। प्लांटर्स की कोई जमीन नहीं है, प्लांटर्स की कोई जमीन नहीं है, ठीक है। फिर लैंड किसान, कैपिटल प्लांटर, मनी सब चीज के लिए फाइनेंस लगाएंगे। कौन? प्लांटर्स। और किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं आप खेती करो और क्रॉप्स हम लेंगे और आपको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या फेस हुआ वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच।